मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी के चीर गांव में हुआ। इनकी आरंभिक जो शिक्षा है वो झांसी के चीर गांव में ही हुई। इसके अलावा इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन स्वयं ही किया। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। सादा जीवन, उच्च विचार तथा गांधीवादी आचरण इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनकी जो प्रथम रचना है वो है हेमंत, जो कि 1905 में इनकी एक पत्रिका थी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अगर इनकी ख्याति की बात की जाए तो वो जिनसे इनकी ख्याति हुई उस काव्य रचना का नाम है भारत भारती। भारत भारती एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य रचना है। भारत भारती में इनके राष्ट्रीय विचारों को जानकर ही महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कारों की बात की जाए तो इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है और 1964 में झांसी के चीर गांव में ही इनकी मृत्यु हुई। अगर इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालें तो इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, प्लासी का युद्ध है, नहुस है। इसके अलावा इन्होंने 3 नाटकों की भी रचना की है। नाटकों में है नाटक हैं इनके तिलोत्तमा, चंद्रहास और है अनघ। ये इनके 3 प्रसिद्ध नाटक हैं। अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं तो पर प्रकाश डालें तो इनका जो साहित्य है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। उसमें इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य आदि की रचनाएं की है। इनके काव्य में राष्ट्रीय भावना है, नारी का उत्थान है, समाज सुधार है, समन्वय की भावना है, ये सभी देखे जा सकते हैं। अगर राष्ट्रीय भावना की बात करें तो भारत भारती में वे राष्ट्रीय भावना, भारत भारती में वो कहते नज़र भी आते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। यानी कि जो क्या है कि उस समय की जो वर्तमान स्थिति के यानी कि प्राचीन जो काव्य की गाथा गाकर वो उस समय की जो वर्तमान स्थिति है या जो आने वाली स्थिति है उसके बारे में शोभ प्रकट करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा सामाजिक जागरण में यानी कि समाज सुधार के रूप में भी उनके विचार हमें सुनाई पड़ते हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया है, अछूतोद्धार, विधवा विवाह आदि उनके काव्य में विशेष बल दिखाई देता है। जैसे वो कहते भी नज़र आते हैं कि इन्हें यानी कि अछूतोद्धार पर बल देते हुए या अछूतोद्धार की समस्या को उठाते हुए कहते हैं कि इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। इसके अलावा नारी को वो आराध्य मानते थे, नारी भावना, नारी को वो आराध्य मानते थे। यानी कि वो कहते थे कि नारी पूजनीय है। साकेत में वे उर्मिला के जो है उसकी उपेक्षा को उन्होंने
उनके लिए असहाय थी, यानी कि जो उर्मिला का जो त्याग है उसको उन्होंने साकेत के माध्यम से हमें बताया है, हमें दिखाया है। और यशोधरा में वो कहते हुए नज़र भी आते हैं। यशोधरा उनका एक और काव्य रचना है, उसमें वो कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। यानी कि इन 2 लाइनों में ही उन्होंने एक संपूर्ण नारी का चरित्र चित्रण कर दिया है। फिर है प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति चित्रण। वैसे तो उन्होंने छायावादी कवियों की तरह प्रकृति का चित्रण, सूक्ष्म जो वर्णन है वो नहीं किया, फिर भी उनके काव्य में प्राकृतिक वर्णन दिखाई देता है या प्रकृति के प्रति लगाव दिखाई देता है। जैसे वो कहते हुए नज़र भी आते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसके अलावा है उनकी भक्ति भावना। जैसे कि सभी को पता है कि जो मैथिली शरणगुप्त थे वो वैष्णव जो है धर्म है उसका जो प्रभाव वैष्णव परिवार से आते हैं, तो इसलिए वो उनके ऊपर राम भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। वो राम के भक्त हैं और राम का वर्णन करते हुए वो कहते भी हैं कि राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यानी कि भक्ति भावना, वो राम को अपना आराध्य मानते हैं और राम के ही माध्यम से अपने जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं। उनको माध्यम बना के अपने विचार समाज में के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गांधीवादी विचारधारा, यानी कि गांधी जी के विचारों से वे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी से जैसे कि मानवता, छूतोद्धार की भावना, सत्याग्रह, हिंसा आदि संबंधित अनेक सिद्धांत उन्होंने अपनाए थे। और वो एक जगह सत्याग्रह और अहिंसक जो है अहिंसा का जो है संदेश है वो देते हुए कहते भी हैं कि अस्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वालों ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने। यानी कि वो अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है समन्वयवादी भावना। समन्वय का मतलब होता है सभी को एक करना, सभी को मिलाकर चलना। उसमें छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम आदि को उन्होंने एक माना है। और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्मों का समन्वय पर बल देते हुए कहते भी हैं। समन्वय भावना कहते भी राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। फिर उसके अलावा उनकी अगर कला पक्ष या भाषा शैली की ओर अगर हम ध्यान दें तो उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी और उनकी भाषा काफ़ी सरल है, सहज है। इसके अलावा खड़ी बोली इनके हाथों में पढ़ के ही उसकी लड़खड़ाहट दूर हुई और ब्रज भाषा का माधुर्य उस यानी कि हिंदी भाषा में हमें दिखाई दिया। उन्होंने इसके अलावा उनकी भाषा में काफ़ी दृश्य प्रधान है। दृश्य में बिंब का उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है, वर्णात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। वर्णात्मक इसके अलावा उन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। और अगर हम संक्षेप में देखें तो द्विवेदी युग के कवियों में भाव एवं कला दोनों ही दृष्टियों से गुप्त का स्थान अन्यतम है। तो इस प्रकार हम मैथिली शरणगुप्त जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है। धन्यवाद।